क्लास 10th मैथ क्रैश कोर्स। कौन से प्रश्न करेंगे? 4 नंबर वाले। ठीक है, जो 4 नंबर में आते हैं। पहला प्रश्न है द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले क्या करना है? इस द्विघात समीकरण से शून्यांक ज्ञात करने हैं। इसके शून्य क्या होंगे? जब भी इसके शून्य ज्ञात हो जाएंगे फिर दोनों के यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। और जब भी इस तरह से आए कि सत्यता की जांच कीजिए तो मान के चलो कि जो भी चीज निकालोगे वो दोनों साइड में बराबर आएगी। अगर बराबर नहीं आएगी तो वो जांच जो है क्या हो जाएगी? गलत। ठीक, तो पहले इसके क्या करेंगे? शून्यांक ज्ञात करेंगे। इसके लिए समीकरण नोट करना और इसके बराबर में 0 मान लेना। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या तरीका था? लास्ट वाली संख्या की पहले वाली संख्या से गुणा, 4 की गुणा 3 से, 4 तिया 12, गुणा करने पर कितना आ रहा है? 12। और बीच वाली संख्या x के अलावा, क्योंकि x क्या है? ये तो वेरिएबल है, चर राशि है। इससे मतलब नहीं, इसके साथ जो संख्या होती है गुणा में, तो गुणा में इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1। ठीक, इसके बाद देखना लास्ट वाला चिन्ह क्या है? घटाना यानी माइनस। तो घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 12 आए, ऐसी दो संख्याएं बतानी है। ठीक, क्या हो जाएगा? 4 गुणा 3, और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो 4 में से 3 जाने पर 1 बचेगा। तो जो घटाने पे आना है, गुणा वाले का कोई यूज नहीं होगा, केवल घटाने वाले का या जोड़ के जो आएगा उसका यूज होगा। यहाँ तो घटा के आ रहा है। 3x² माइनस, यहाँ जो 1 है जो नहीं लिखा है उस 1 की जगह क्या लिख देना है? 4 माइनस 3, और ये x ऐसे ही माइनस 4 भी ऐसे ही। पूरे सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ वही परिवर्तन होगा जो जोड़ के या घटा की संख्या लाई जाएगी। इसके बाद आगे काम क्या है? गुणा करना। 4 की गुणा x से, 4x, बाहर माइनस दिखा था तो अंदर साइन परिवर्तित यानी प्लस हो जाएगा, माइनस था तो उल्टा प्लस। 3 की गुणा x से, 3x, माइनस 4 बराबर 0। इसके बाद काम है दो दो संख्याओं से कॉमन निकालना। तो यहाँ 3 और 4, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन आने का मतलब है वो संख्या कॉमन आना जिसके पहाड़े में दोनों संख्या आ रही हो, यानी जिन संख्याओं से हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन वो संख्या लेनी है जो दोनों के पहाड़े में आती हो। पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 3 भी आता हो और 4 भी आता हो। तो ऐसी संख्या नहीं है तो इसको छोड़ो। अब x को देखो, यहाँ x², यहाँ x, एक x कॉमन आ जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ तो 3 बचा, x² में से एक x आया, x² यानी 2x है, एक आ गया तो एक बचा, माइनस 4x, इसमें से x कॉमन आया, 4 बचा। अब यहाँ देखो 3 और 4 जो यहाँ था वही यहाँ है, तो जब यहाँ कॉमन नहीं आया तो यहाँ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ x दोनों में था तो कॉमन आ गया बाहर, यहाँ तो x भी दोनों में नहीं है, एक में है। और कॉमन आने के लिए दोनों में होना चाहिए। तो जब ये भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या लेंगे? 1। और जो साइन यहाँ हो वही साइन लगाना, यहाँ माइनस हो तो माइनस कॉमन लेना, प्लस हो तो प्लस। इसके बाद अब जब 1 कॉमन आया इसका मतलब किसी में कुछ कॉमन आया ही नहीं, तभी 1 लेते हैं। तो जब कुछ कॉमन नहीं आया तो वो संख्या ऐसे ही बच जाएगी। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी बन रही है, बन रही है। अगर ये एक जैसी नहीं बनेंगी तो सवाल गलत हो जाएगा, ये एक जैसी बननी ही बननी है। तो जो ब्रैकेट एक जैसी है उसको एक बार लिख लेना, और एक ब्रैकेट ये x+1, एक ब्रैकेट नहीं बना देंगे इसको। वास्तविक मतलब क्या होता है? यहाँ से भी ये कॉमन निकलता, 3x माइनस 4 कॉमन आया तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 1। ठीक है, पर हम ऐसे ना करके एक ब्रैकेट इसको और एक ब्रैकेट इसको बना के इस तरह से आसान भाषा में बोल देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से यदि 3x माइनस 4 पहली ब्रैकेट के बराबर में 0, 3x, ये 4 इधर आके प्लस, ये 3 बटे में आ जाएगा। ठीक, x का एक मान ये हो गया। दूसरा मान दूसरी ब्रैकेट से
यानी x प्लस 1 दूसरी ब्रैकेट के बराबर में 0, ये 1 इधर जाएगा माइनस का। ठीक, x के दो मान निकलते हैं, चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो शून्यक होंगे। अगर तीन घात समीकरण होती तो तीन शून्यक, चार घात समीकरण होगी तो चार शून्यक, जितने घात की समीकरण होगी उतने उसके उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, तो ये दो शून्यक निकाल दिए हमने। अब ये इतना काम तो हो चुका है। 4 नंबर का सवाल है, मान के चलो 2 नंबर हो गए पक्के। ठीक है, अब 2 नंबर का काम बचा क्या? शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी। तो उसके लिए समीकरण नोट करना। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें गुणांकों के संबंध की जो जांच करनी है तो उसके लिए इसकी तुलना करनी पड़ेगी, और तुलना कर कर ए बी और सी के मान निकालने हैं। तो इसकी तुलना करेंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, हमेशा प्लस ही लगाना। ऊपर सवाल में चाहे माइनस हो प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे प्लस ही लेना है। ठीक है, यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान, अब x के साथ b है तो यहाँ x के साथ जो नंबर होगा वो होगा मान, पर x के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1, और माइनस है साथ में तो माइनस। c की वैल्यू 4, यहाँ भी माइनस साथ में है तो माइनस। अगर प्लस होगा तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस लगाते नहीं, माइनस होगा तो माइनस लगाना जरूरी है। इसके बाद क्या करना है, इसकी जांच। तो जांच के लिए पहले हम लगाएंगे यहाँ शून्यकों का योगफल। इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का योगफल, किसका योगफल है? शून्यकों का, और शून्य क्या है ये, तो इनका योगफल, यानी इन दोनों को जोड़ दें, 4/3, और इसको जोड़ेंगे प्लस। तो चूंकि ये माइनस है तो माइनस ही लगाना, अगर प्लस का होता तो प्लस यानी जोड़ते। यहाँ वैल्यू लगाएंगे b का मान, ये माइनस, b का मान -1 तो ये प्लस हो गया, a का मान 3, एक माइनस पहले से था और एक वैल्यू के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बटे में एक मानना, 3 और 1 का लासा लेंगे कितना आएगा 3, 3 एकम 3, एक बार में एक की गुणा ऊपर, 1 चौक 4, 1 तिया 3, 3 बार में 3 की गुणा 1 से 3, और यहाँ ये 1/3, 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1 बटे में 3, यहाँ 1/3। ये इसकी जांच हो गई, दोनों साइड बराबर आ रही है तो इसकी एक जांच हो गई है। ठीक है, यानी ये जो 2 नंबर का काम बचा था उसमें से भी 1 नंबर का पूरा हो गया। अब बचा 1 नंबर का, यानी 3 नंबर का सवाल हो गया। 1 नंबर का क्या बचा, जो शून्यकों का योगफल था, आप क्या लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या होगा इसका फॉर्मूला, C/A। ठीक है, तो C का मान, अब यहाँ गुणनफल कितना है, किसका गुणनफल है, शून्यकों का। शून्य क्या है 4/3 और -1, यहाँ योगफल था तो जोड़ रहे थे, यहाँ गुणनफल है तो क्या कर देंगे गुणा। पहला गुणनफल, सॉरी पहला शून्यक 4/3 गुणा दूसरा शून्यक -1, इधर C/A, C का मान -4 और A का मान 3, -4/3, 4 की गुणा 1 से 4/3, माइनस क्यों लगाया, ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस की गुणा माइनस में, और इधर -4/3 पहले से, तो क्या है दोनों साइडें बराबर आ गई। अब दोनों साइडें बराबर आ गई मतलब काम खत्म हो चुका है। 4 नंबर जो है आपके पूरे हो गए, जांच हो चुकी है, नोट करो उसको। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यहाँ समीकरणों का युग्म यानी जोड़ा,
तो समीकरणों को एक जोड़ा दे रखा है, एक समीकरण ये और एक ये। इन दोनों समीकरणों को हल करना है हमें। अब हल करने की कई विधियां थी, विलोपन विधि थी, प्रतिस्थापन विधि थी और बीजगुणन विधि थी। तो यहाँ सवाल में लिखा नहीं है, तुम्हें जो विधि आती है या जो आसान लगती है उस विधि से कर सकते हो। तो यहाँ पे विलोपन विधि लगा लेते हैं, ठीक है। तो करना क्या होगा, पहले तो दोनों समीकरणों को नोट करना। 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरी समीकरण 0.4x माइनस 0.5y इज इक्वल टू माइनस 0.7। इसको मानना समीकरण 1 और इसको मानना समीकरण 2। अब विलोपन विधि में क्या करना है, जैसे नाम से पता लग रहा है इसका विलोपन, यानी एक चीज को हमें विलुप्त करना है। विलुप्त मतलब खत्म करना है, उसको हटाना है इन दोनों में से। पर दोनों में से खत्म कब होगा, पहली चीज तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लो x ले लें या y, दोनों में से कोई भी ले, x ले, तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए। गुणांक से मतलब अगर एक 4x है तो दूसरा भी 4x होना चाहिए। उसके बाद में उनके साइन अपोजिट होने चाहिए। अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो हम बदल देंगे, क्योंकि साइन बदलने का नियम है। तो क्या करना है, पहले तो दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के बाद फिर उनके साइन अपोजिट करके उनको काट देंगे, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होगा, बराबर होगा तो क्या होगा, कट जाएगा। तो बराबर देखो है या नहीं है। अब यहाँ पे ये पहले ये देखना कि एक प्लस और एक माइनस है क्या, हाँ जी है। अब ये देखो, ये बाई वाला ये कितना है, 0.3 0.5। क्या गुणा कर कर एक नंबर दूसरे में बन सकता है, किसी एक में गुणा कर कर। जैसे बड़ा तो गुणा करने पर बढ़ेगा, ये तो कम नहीं होगा, तो बड़े वाले में तो करना नहीं, करना किसमें, छोटे वाले में, यानी इसमें। अब इसमें 3 की सबसे छोटी गुणा 2 से होगी, क्योंकि अगर 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, 3 एकम 3 ही। अगर 2 से भी करेंगे तो 3 दूनी 6, पॉइंट को भी भूल जाओ, 3 दूनी 6, 5 से ज्यादा हो रहा है, मतलब गुणा करके ये संख्या तो नहीं आएगी। अब नहीं आएगी तो दूसरी देख लो, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 4। अगर हम 2 में 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 और 4 ये बराबर हो रहा है। इसको अगर बराबर करेंगे तो हमें इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी और इसमें भी गुणा, दोनों में करनी पड़ेगी। इसमें केवल एक से हो गुणा होके काम हो जाएगा, तो हम इसी में करेंगे, समीकरण 1 में। किससे करेंगे, 2 से। गलती ज्यादातर कहाँ पे होती है कि यहाँ पॉइंट 2 दिखा तो हमने यहाँ गुणा पॉइंट 2 से कर दी। पॉइंट की संख्या की गुणा पॉइंट से करना ये जरूरी नहीं है। क्यों, एक बार गुणा मन में करके देखना, 2 की गुणा 2 से करोगे कितना आएगा, 4। और एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद यानी पॉइंट 4 हो जाएगा, 4 से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो ये पॉइंट 4 ही यहाँ पे है। अगर सपोज करो हम इसमें भी पॉइंट लगा दें तो 2 दूनी कितना आया, 4। और चूंकि पॉइंट एक नंबर के बाद इसमें होगा और एक नंबर के बाद इसमें, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट हो गया ना, तो एक ये हो गया, दूसरा नंबर नहीं होगा तो हम 0 लगाएंगे। फिर ये दोनों क्या हुए, अलग अलग हो गए। तो ये बराबर है क्या, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, एक बार चेक कर लेना, जरूरी नहीं है कि गुणा पॉइंट से ही हो। हाँ, अगर यहाँ पे पॉइंट 0 4 होता तब वहां पॉइंट 2 से गुणा करते। तो करेंगे क्या, पहले तो ये लिखना पड़ेगा पूरा। समीकरण 1 में 2 से गुणा हो रही है, वाह। समीकरण 2, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, नहीं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर लिखना ये है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, और जिसमें भी गुणा हो रही हो तो उसमें गुणा भी लगा देना, बाकी बात खत्म, कुछ नहीं करना, ठीक। अब इसमें 2 से गुणा होगी तो पूरी ही समीकरण में होगी, केवल इसमें मत करना वरना गलत हो जाएगा। 2 दूनी 4, 0.4 x, इधर गुणा करेंगे 2 तिया 6, इधर गुणा करेंगे तो 13, पॉइंट को भी भूल जाओ, 13 दूनी 26, एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद दूसरी समीकरण में तो कुछ करना नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगी। इसके बाद ये दोनों बराबर हुए, इनको काटना है, पर दोनों ही प्लस के हैं तो ये कटेंगे नहीं, जुड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, इनके साइन बदलेंगे।
ये प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। अब ये ऊपर वाले साइन खत्म, नीचे वाले साइन की वैल्यू है, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का 0.6y और ये भी प्लस का 0.5y, माइनस तो हट चुका है अब। तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 6 और 5, 11 का 1 हासिल 1, 1 0 1। एक नंबर से पहले पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे। इसी तरह यहाँ पे ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 7 और 6, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 0 3 ही रहेगा, यहाँ पॉइंट। y का मान निकालना है तो 3.3, ये वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में। गुणा की संख्या बटे में आती है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक संख्या, यहाँ भी एक, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऊपर 2 होती नीचे 1 होती तो हम नीचे 1 जीरो बढ़ा लेते, जिधर भी संख्या कम होगी उधर जीरो बढ़ा दिया जाएगा, बराबर रखनी है संख्या, ठीक। और अगर बराबर होगी तो ऐसे ही हट जाएगा। पॉइंट हट चुका है, ऊपर बचा 33, नीचे 11, 11 से 3 बार में ये कट जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, 3, ठीक। अब इस y का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में, तो उससे क्या निकल आएगा, x का मान, और वही समीकरण के दोनों हल हो जाएंगे। यही निकालना था, x और y। किसी में भी रख दें, इच्छा है, दोनों से आंसर एक ही आना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3, यहाँ मान रखेंगे 0.2x प्लस 0.3, दोनों के बीच में गुणा, y का मान कितना है, 3, 0.2x, इसकी गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, एक संख्या से पहले पॉइंट, 0.2x 1.3, ये प्लस का 0.9, इधर तो x की संख्या है तो इस 0.9 को संख्या की तरफ ले जाएंगे, यानी उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, 1.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, पॉइंट से इधर 0 और इधर 9, 3 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से 2.5, 13 में 9 गया 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0 में से 0 गया 0, तो ये बचेगा 0.4। x का मान निकालना है तो ये संख्या बटे में जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, गुणा की संख्या कहाँ जाती है, बटे में। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ हटाया था, पॉइंट के बाद वहां भी एक संख्या, यहाँ भी नीचे भी एक ही संख्या पॉइंट के बाद, तो कहीं भी जीरो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर बचा 4, 4 से पहले 0 उसको छोड़ देंगे, यहाँ भी 2 से पहले 0 छोड़ देंगे, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आया, 2, y का 3 और x का 2, तो ये दोनों रैखिक समीकरणों के हल होंगे, ठीक है, नोट करो इसको। तीसरा प्रश्न देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, यानी वो ज्ञात करना है। क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है, कि वो एक अभाज्य संख्या, यानी पासा फेंकने पर ये प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो एक अभाज्य संख्या हो, और दूसरी कंडीशन है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो। प्रायिकता से मतलब होता है चांस, यानी किसी भी चीज के आने के क्या चांस है, चांस को ही क्या बोलते हैं, प्रायिकता। तो एक पासा है जिसको एक बार फेंका जा रहा है, ठीक है, अभी जो लूडो खेलने वाला पासा होता है, उस पासे को एक बार फेंका गया, तो जब उस पासे को एक बार फेंका जाएगा तो उस पर 6 नंबर अंकित होते हैं, 1 2 से लेके 6 तक, तो उस 6 में से कोई भी नंबर गिर सकता है। अब हमें तो नहीं पता, हमने पासे को रोल करके फेंक दिया, रोल करके फेंकने पर उसमें कोई भी नंबर गिर सकता है, 1 भी गिर सकता है, 2 भी गिर सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी गिर सकता है। तो क्या चांस होंगे कि वो एक अभाज्य संख्या हो, तो पहले पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी संख्या से ना कटे, सिर्फ खुद की संख्या से कटे। जैसे मान लो 3,
3 को किसी से काट सकते हो? 3 केवल खुद से ही कटेगा, 3 से ही कटेगा। या 5 है, या 7 है, या 11 है, 13 है, 17 है, 23 है। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, ये किसी से नहीं कटेंगी। बाकी कोई भी संख्या हो सकती है। ये मत सोचना कि ये मैंने जो संख्याएं बोली है विषम है इस वजह से। विषम तो 21 भी है, पर कट जाएगा। 3 सत्ते 21। विषम तो 9 भी है, 3 तिया 9। विषम तो 15 भी है, 3 पंजे 15। कट रहा है ना विषम। विषम में वो संख्याएं जो किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो लूडो पर कितनी संख्याएं होती हैं? 6। तो पहले तो कुल संख्याएं, सॉरी लूडो पे नहीं, पासे पर कुल संख्याएं कितनी होंगी? पासे में कुल संख्याएं कितनी होंगी? 6। ठीक। अब उसमें से अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? वैसे तो हम इसको साधारण तरीके से कर देते, 2-4 लाइनों में ये सवाल खत्म हो जाता, पर चूंकि सवाल आएगा कितने नंबर में? 4 नंबर में। तो सवाल 4 नंबर का है तो 4 नंबर के हिसाब से करना भी होगा, यानी 4 नंबर के हिसाब से लिखना भी होगा। पासे पर अभाज्य संख्याएं, पासे पर अभाज्य संख्या यानी पासे पर पहले संख्याएं क्या होगी? 1 होगी। पर 1 को ना अभाज्य गिनते हैं ना भाज्य, कुछ भी नहीं माना जाता, सिर्फ प्राकृतिक संख्या है 1। इसके बाद अगली संख्या 2, ये अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 किसी से नहीं कटेगा। 2 के बाद अगली संख्या 3, ये भी किसी से नहीं कटेगी। अगली संख्या 4, पर वो भाज्य है, 2 से कट जाएगी। 4 के बाद 5, ये भी किसी से नहीं कटेगा। 5 के बाद 6, वो भी कट जाएगा 2 से। 2 तिया 6। तो अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3। ठीक है, एक ये, 2 और 3, 3 संख्याएं हो गई अभाज्य। तो यहाँ पहले अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता निकाल लेना। अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता, टोटल बताया था कहाँ रहता है हमेशा? नीचे। टोटल जो भी होगा, चाहे वो ताश की गड्डी के सवाल आते हैं इसमें, चाहे वो पत्ते हों या कंचे हों, गेंद हो, कोई भी चीज हो, जो भी टोटल होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। और उसके ऊपर इसमें से हम क्या कर रहे हैं? अभाज्य संख्या हमें निकालनी है, तो उसको ऊपर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 चांस है कि वो अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या पूछा गया है कि वो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो। तो 2 और 6 के बीच की संख्याएं क्या होंगी? 2 और 6 के बीच संख्या क्या होंगी? 2 के बाद कितना आएगा? 3 4 5, और ये फिर 6 है, तो इसके बीच में, यानी इसको नहीं लेना। तो इन दोनों के बीच में ये 3 संख्याएं आएंगी। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर यही सवाल 1 नंबर में होता या 2 नंबर में होता तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। पर चूंकि 4 नंबर है तो 4 नंबर के हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या पूछा था? प्रायिकता। तो टोटल नीचे, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 6। उन 6 में से ये 3 संख्याएं निकल सकती हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट जाएगा 1/2। यानी 2 और 6 से बीच की संख्या वो भी 1/2 होगी, और अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता वो भी क्या होगी? 1/2। इस तरह से सवाल करोगे तभी 4 नंबर जो है टीचर देंगे। ठीक है, नोट करो इसको।